नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। पेश हैं देश विदेश की कुछ खास खबरें। आज हम सबसे पहले बात करेंगे इस कड़ाके की ठंड में कोहरे और प्रदूषण किस प्रकार स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है इसकी। वहीं लखनऊ में युवा सहकार सम्मेलन व यूपी कोऑपरेटिव एक्सपो 2025 के आगाज मौके पर सीएम योगी द्वारा की किसानों के लिए 6% ब्याज दर पर की गई ऋण की घोषणा पर हमारी खास रिपोर्ट दिखाएंगे। और चलते चलते बात लखनऊ के राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल की, तो चलिए अब खबरों में चलते हैं विस्तार से। सर्दियों के आगमन के साथ ही उत्तर भारत सहित देश के कई हिस्सों में कोहरा और प्रदूषण एक बड़ी चुनौती है। दरअसल जब ये दोनों मिल जाते हैं तो ये स्मॉग का रूप ले लेते हैं, जो न सिर्फ स्वास्थ्य के लिए बल्कि आम जनजीवन के लिए बेहद कष्टकारी होता है। ये रिपोर्ट देखिए। कोहरा और प्रदूषण का स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव। हवा में मौजूद कण PM 2.5 और PM 10 फेफड़ों की गहराई तक चले जाते हैं, जिससे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और सांस फूलने जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। प्रदूषित हवा रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा कम कर देती है, जो हृदय पर दबाव बढ़ाता है और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ाता है। स्मॉग के कारण लालपन, खुजली और पानी आने की समस्या होती है। साथ ही त्वचा पर रैशेज और एलर्जी भी देखी जाती है। लगातार प्रदूषित हवा में रहने से शरीर की बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे सर्दी, खांसी और इन्फेक्शन जल्दी होते हैं। जहरीली चादर बेहद खतरनाक। सर्दियों में प्रदूषण बढ़ने का एक बड़ा वैज्ञानिक कारण टेम्परेचर इन्वर्जन है। दरअसल गर्म हवा ऊपर उठती है और प्रदूषण को साथ ले जाती है, लेकिन सर्दियों में जमीन के पास की हवा ठंडी और भारी होती है। ये ठंडी हवा प्रदूषकों को जमीन के करीब देती है, जिससे एक जहरीली चादर बन जाती है, जो सूरज की रोशनी को भी जमीन तक पहुंचने से रोकती है। बता दें कि सर्दी के मौसम में कोहरा और प्रदूषण मिलकर स्वास्थ्य और जीवन के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी करता है। इससे सांस की बीमारियां, अस्थमा, हृदय संबंधी समस्या, हार्ट अटैक, आंखों और गले में जलन बढ़ती है, क्योंकि ठंड प्रदूषकों को जमीन के पास फंसा लेती है, जिससे दक्षता घटती है और छोटे कण सीधे फेफड़ों में जाकर गंभीर बीमारी का रूप लेते हैं। क्या है प्रदूषण से बचाव के उपाय? घर के अंदर रहें, सुबह शाम मास्क पहने, घर के एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल करें, पानी खूब पिएं और स्वस्थ आहार लें। डॉक्टर की सलाह लें, खासकर यदि पहले से कोई बीमारी है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है। दिल्ली NCR पारा काफी लुढ़क गया है और घना कोहरा सर्दी बढ़ा रहा है। सर्दियों में दिल्ली NCR की हवा भी बेहद जहरीली है। इस वक्त ठंड, कोहरा और एयर पोल्यूशन का कॉकटेल बन गया है, जो लोगों की सेहत पर भारी है। हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो दोनों का कॉम्बिनेशन सभी लोगों के लिए बेहद खतरनाक है। खान पान पर विशेष ध्यान। सर्दियों में शरीर के अंदर गर्म रखने की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हर्बल टी, अदरक वाली चाय, सूप और गुनगुना पानी पिए। गुड़, तिल, अदरक, लहसुन आदि और सूखे मेवे का सेवन करें। शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। नियमित रूप से तुलसी और शहद का सेवन सर्दी, खांसी से बचाता है। कभी स्मॉग की चादर चीन को करती थी बेचैन। दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत के कई शहर जिसे दम घोटू हवा से जूझ रहे हैं। करीब एक दशक पहले चीन के हालात भी कुछ ऐसे ही थे। वहां के शहरों में स्मॉग की चादर और लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती थी, लेकिन चीन ने हार नहीं मारी और तकनीक के सही तालमेल से अपनी आबोहवा पूरी तरह बदल दी। आज चीन के कई शहरों में वायु गुणवत्ता में सुधार है। वहीं पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया है। आप सारे चीन के प्रदूषण की समस्या 1978 आर्थिक उदारीकरण के बाद से शुरू हुई, जब वहां फैक्ट्रियां, बिजली घरों और गाड़ियों की तादाद अचानक बढ़ गई। कोयले पर निर्भरता और खेतों में जलती पराली ने हवा को जहरीला बना दिया। इस समय पूरी दुनिया का ध्यान तब खींचा जब 2008 में बीजिंग ओलंपिक हुए। अंतर्राष्ट्रीय देश के भीतर बढ़ते गुस्से को देखते हुए चीन सरकार ने समझ लिया कि अब हाथ पर हाथ बैठने का समय निकल चुका है। चीन स्मॉग की समस्या से इस तरह निकला। चीन ने अपनी हवा सुधारने के सबसे पहले उन रास्तों चुना जो सबसे ज्यादा धुआं उगल रहे थे। कोयले के इस्तेमाल को धीरे धीरे कम किया। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण शेंजेन शहर है, जिसने अपनी हजारों बसों के पूरे बेड़े को रातों रात इलेक्ट्रिक कर दिया।
इन फैसलों ने न केवल सड़कों में धुंध कम की, बल्कि शहरों में शोर और प्रदूषण के स्तर को भी कम किया। आधुनिक तकनीक सबसे बड़ा हथियार साबित हुई। पूरे देश में हजारों की संख्या में एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन लगाए गए, जो 24 घंटे हवा की शुद्धता पर नजर रखते हैं। प्रदूषण फैलाने वाले स्रोतों की सही पहचान, लाइट और हाईटेक ड्रोन्स का सहारा लिया गया। एआई और बिग डेटा का इस्तेमाल करके एक सिस्टम बनाया, जो पहले ही बता देता है कि मौसम की स्थिति के हिसाब से कब और कहां बढ़ सकता है। प्रदूषण की मार से बचने के लिए भारत में भी हो रहे प्रयास। भारत में कोहरे और वायु प्रदूषण विशेष रूप से उत्तर भारत और दिल्ली एनसीआर में गंभीर समस्या है। इससे निपटने के लिए सरकार अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों स्तरों पर कड़े कदम उठा रही है। बता दें, धूल को दबाने के लिए पैमाने पर एंटी स्मॉग गन्स और वाटर स्प्रिंकलर का उपयोग किया जा रहा है। 3000 वर्ग मीटर में बड़े भवनों के लिए एंटी स्मॉग गन अनिवार्य कर दी गई है। वहीं दिल्ली सरकार और आईआईटी कानपुर ने प्रदूषण को धोने के लिए क्लाउड सीडिंग के माध्यम से कृत्रिम वर्षा कराने का इस्तेमाल किया। अवैध वाहनों की पहचान के लिए ऑटोमेटिक नंबर प्लेट कैमरों का उपयोग किया जा रहा है। वहीं किसानों को पराली न जलाने के लिए इन सिंटू प्रबंधन मशीनरी जैसी हैप्पी सीडर पर भारी सब्सिडी दी जा रही है। साथ ही सैटेलाइट के जरिए खेतों में आग लगने की घटनाओं को रियल टाइम मॉनिटरिंग भी की जा रही है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। लखनऊ में युवा सहकार सम्मेलन एवं यूपी कोऑपरेटिव एक्सपो 2025 का मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य युवाओं को सहकारिता से जोड़ना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना और अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता साल 2025 का समापन करना है। इस मौके पर सीएम योगी ने किसानों के लिए 6% ब्याज दर पर ऋण की घोषणा भी की है। इस एक्सपो में सहकारी उत्पादों की प्रदर्शनी और रोजगार के अवसर की जानकारी भी दी जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। सीएम योगी ने लखनऊ में आयोजित युवा सहकार सम्मेलन और यूपी कोऑपरेटिव एक्सपो 2025 का शुभारंभ किया। सीएम योगी ने संबोधन में कहा कि आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर किसानों के लिए एक नई व्यवस्था लागू करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक LDB के माध्यम से मिलने वाले ऋण की ब्याज दर को कम किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि अब किसानों को ये लोन केवल 6% ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाएगा और इसमें राज्य सरकार योगदान देगी। डिजिटलीकरण, ई गवर्नेंस और पारदर्शी नीतियों में के माध्यम से आज सहकारिता क्षेत्र में भी सुशासन और जवाबदेही सुनिश्चित होने की कार्रवाई आगे बढ़ी है। एमपैक्स के माध्यम से हमारी जो बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समितियां थी, इनके माध्यम से इनकी सदस्यता का विस्तार, इनमें फाइनेंशियल इंक्लूजन को, वित्तीय समावेशन को भी जोड़ते हुए आगे बढ़ाने का कार्य, कृषि और ग्रामीण विकास को इसके माध्यम से आगे बढ़ाने और सहकारिता आंदोलन को और मजबूत इसके माध्यम से प्रदान किया गया है। सहकारिता वर्ष 2025 के अवसर पर उत्तर प्रदेश के अंदर पहली बार इतने बड़े पैमाने पे कार्यक्रम हुए हैं। 26 जनवरी 2026 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष का शुभारंभ किया गया। रन फॉर कॉपरेशन में हजारों इस फील्ड से जुड़े हुए लोगों ने इसमें सहभागिता की। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य लघु और सीमांत किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। मुख्यमंत्री कृषक सम्मान योजना के अंतर्गत सरकार LDB के जरिए 6% ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराएगी। इससे अधिक जो भी ब्याज बनेगा उसका भुगतान राज्य सरकार स्वयं करेगी। इसका सीधा लाभ ये होगा कि किसानों पर ब्याज का अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। आप सभी युवाओं से इस बारे में अपील करूंगा कि हमारा युवा सहकारिता आंदोलन का एक भविष्य है और उसका भविष्य का शिल्पी है। आपको इस दिशा में अपने आप को तैयार करना है। यह युवा सहकार सम्मेलन या प्रदेश की समृद्धि और प्रदेश की सामूहिक विकास की दिशा में एक नया
मील का पत्थर साबित होगा और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो भारत सरकार के माध्यम से सहकार से समृद्धि, सहकार से आत्मनिर्भरता का विजन देशवासियों को दिया है कि हमें 2047 में विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करना है, उसे साकार करने की दिशा में सहकारिता आंदोलन में उतनी ही मजबूती के साथ आगे बढ़ाना पड़ेगा। इस दौरान उन्होंने सहकारिता क्षेत्र के विकास और पिछली सरकारों की कार्यप्रणाली पर कड़े प्रहार किए। बता दें कि पहले 16 जिलों सहकारी बैंक दिवालिया होने की कगार पर थे और उनके लाइसेंस रद्द होने वाले थे, जिन्हें हमारी सरकार ने फिर से पुनर्जीवित कर स्वस्थ बनाया है। सीएम ने कहा कि पिछली सरकारों के माफिया राज की वजह से किसानों के लगभग 4,700 करोड़ फंसे हुए थे, जिसे उनकी सरकार ने चरणबद्ध तरीके से वापस दिलाया। प्रदेश के अंदर भंडारण, ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी कोऑपरेटिव क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हम सबको देखने को मिला है। भारत सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं, उनके माध्यम से कोठवा पांडे एमपैक्स ने 1500 मेट्रिक टन क्षमता का गोदाम बनाया है, जो सबसे बड़ा गोदाम के रूप में इस क्षेत्र में मौजूद है और मुझे लगता है किसी भी कोऑपरेटिव के द्वारा बनाए गए बड़े गोदाम में उसकी गिनती होती है। 25-26 में 24 नए पैक्स के द्वारा भी ऐसे स्टोरेज बनाने की कार्रवाई आगे बढ़ रही है। 502 एमपैक्स में सोलर रूफटॉप पैनल की भी स्थापित करने का कार्य पूर्ण किया गया है और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जितने भी हमारे पुराने और जर्जर वेयर हाउस थे, उनकी मरम्मत के लिए प्रत्येक एमपैक्स को 10 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता, अब तक 70 करोड़ से 980 एमपैक्स को सुदृढ़ीकरण करने का कार्य हुआ है। 25-26 में 30 करोड़ इसमें अतिरिक्त प्रावधान भी हम लोग इसके साथ किए हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि राज्य अब एक जिला एक सहकारी बैंक के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने तुलना करते हुए कहा कि पिछली सरकारों में एक जिला एक माफिया की संस्कृति थी, लेकिन अब उत्तर प्रदेश सुशासन और सहकारिता के माध्यम से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। पिछली सरकारें वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया पालती थी, यानी ये कोऑपरेटिव क्षेत्र तो पिछली सरकारों की माफिया राज के कारण बर्बाद हो गया था। किसान की पूंजी फंस गई थी, हजारों करोड़ फंस गई थी। 4700 करोड़ रुपए का हमने 16 जो कोऑपरेटिव बैंक जिनके लाइसेंस जब्त हो गए थे, किसानों का वो पैसा हम लोगों ने फिर धीरे धीरे करके वापस करवाया। आज वो पैसा भी वापस है, बैंक भी फिर से अपना काम करते हुए आगे बढ़ रहा है। अब हम लोग डिस्ट्रिक्ट यानी माफिया से तो प्रदेश से मुक्ति हो गई, लेकिन अब वन डिस्ट्रिक्ट वन कोऑपरेटिव बैंक की दिशा में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है और इसको आगे बढ़ाना चाहिए। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इस योजना के लागू होने से किसानों को खेती से जुड़े कार्यों के लिए सस्ता और सुलभ ऋण मिल सकेगा, जिससे वे अपनी जरूरतों को आसानी से पूरा कर पाएंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सहकारिता के माध्यम से किसानों को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता है। यूपी सहकारी ग्राम विकास बैंक के माध्यम से ऋण सुविधा को सरल और किसान हितैषी बनाया जा रहा है, ताकि जरूरतमंद किसान बिना किसी परेशानी के लाभ उठा सके। बता दें कि सरकार के इस फैसले से प्रदेश के लाखों किसानों को राहत मिलेगी और कृषि क्षेत्र में निवेश भी बढ़ेगा। मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना किसानों को आर्थिक मजबूती प्रदान करने की दिशा में एक अहम कदम साबित होगी और इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का
अंतर्राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल, जिसे राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल भी कहा जाता है, ये यूपी की राजधानी में एक नया और भव्य ऐतिहासिक स्मारक है। ये स्थल भारतीय राजनीति के 3 प्रमुख स्तंभों पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की स्मृति और उनके विचारों को समर्पित है। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी इस स्थल का शुभारंभ करने वाले हैं। देखिए राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल, खूबियां और विस्तार। क्षेत्रफल, ये पूरा परिसर लगभग 65 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 65 फीट ऊंची विशाल कांस्य प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। लखनऊ के वसंत कुंज सीतापुर बाईपास रोड इलाके में गोमती नदी के तट पर स्थित है। इसके निर्माण पर लगभग 230 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च आया है। पूरे प्रेरणा स्थल का मास्टर प्लान कमल के फूल आकृति पर आधारित है, जो इसकी कला को अद्वितीय बनाता है। यहाँ के रैली स्थल पर एक साथ 1.5 से 2 लाख लोगों के जुटने की व्यवस्था है। ये लखनऊ की सबसे ऊंची प्रतिमा मानी जा रही है। परिसर में एक अत्याधुनिक म्यूजियम ब्लॉक बनाया गया है, जिसमें 5 गैलरियां हैं। तीनों नेताओं के जीवन, उनके संघर्ष और राजनीति में उनके योगदान को डिजिटल और ऑडियो विजुअल माध्यम से दर्शाया गया है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों और विमर्श के लिए 3700 वर्ग मीटर में फैलाकर विशाल ओपन एयर थिएटर भी बनाया गया है। लखनऊ में भाजपा के 3 दिग्गज नेताओं को समर्पित राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल 232 करोड़ की लागत से बनकर तैयार है। इस समय का प्रबल योग ही कहेंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी के संसदीय क्षेत्र रहे लखनऊ में 65 एकड़ के स्थान पर राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का निर्माण कराया गया, जहां कभी शहर का कूड़ा डंप किया जाता था। बहरहाल कूड़ा निस्तारण के बाद इस क्षेत्र को भव्य स्मारक स्थल के रूप में विकसित किया गया, जहां अब हरियाली और आधुनिक सुविधाएं दिखाई दे रही हैं। कार्यक्रम से पहले पूरे पार्क के कटवे शॉट्स अलग से शूट हुआ है। पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लखनऊ आगमन हो रहा है। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। वहां पर लगभग 65 एकड़ क्षेत्र में, विस्तृत क्षेत्र में एक बड़े परिसर में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का निर्माण किया गया है। वहां भारत रत्न पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक बड़ी कांस्य प्रतिमा, इसके अलावा श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की एक बड़ी कांस्य प्रतिमा का लोकार्पण भी होगा और एक बड़ा सेंटर के रूप में डेवलप किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। और हम सब कार्यकर्ता बड़ी संख्या में वहां एकत्र होकर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वचन लेंगे। थैंक यू सर। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल की प्रमुख सुविधाएं, शांति और चिंतन के लिए यहाँ एक मेडिटेशन ब्लॉक और योग केंद्र की व्यवस्था है। परिसर के भीतर ही 3 हेलीपैड बनाए गए हैं, ताकि भविष्य में वीवीआईपी कार्यक्रमों में आवाजाही आसान रहे। परिसर के अंदर लगभग 2000 वाहनों के लिए सुव्यवस्थित पार्किंग स्पेस दिया गया है। पूरे 65 एकड़ के परिसर को खूबसूरत लैंडस्केपिंग और पैदल चलने के रास्तों से सजाया गया है। प्रेरणा स्थल की विशेषता ये भी, तीनों विभूतियों की प्रतिमाएं रात में अलग अलग रंग के वस्त्र पहने दिखेंगी। इसके लिए प्रोजेक्शन का इस्तेमाल किया जाएगा। इसका निर्माण दिसंबर 2022 में शुरू हुआ था। निर्माण में ग्वालियर के मार्बल का उपयोग किया गया। यहाँ पर सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा पक्का मंच है। मंच तक पहुंचने के लिए रोलिंग सिस्टम भी लगाया गया है। मंच के पीछे वीवीआईपी और वीआईपी के लिए सेफ हाउस भी बने हैं। ये स्थल ग्रीन कॉरिडोर से जुड़ा है, जिससे यहाँ आवागमन बेहद आसान है। हम जब संस्कृति शब्द कहते हैं, राष्ट्र की आत्मा संस्कृति में होती है। जैसे कोई मनुष्य है, आत्मा जब उस शरीर अपना संबंध तोड़ देती है तो शरीर निस्तेज हो जाता है, मृत हो जाता है। ऐसे ही राष्ट्र के जीवन में भी होता है। अगर उसकी संस्कृति उससे अलग कर दिया जाए तो राष्ट्र निस्तेज हो जाता है, खत्म हो जाता है, अपनी पहचान को खो देता है। लेकिन भारत की कला ने, भारत की स्वर ने, भारत की इस लय ने अपनी इस पहचान को सम और विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए जो निरंतरता दी, उन संस्कारों की बदौलत है कि भारत की
हमारी संस्कृति अपने आप को दुनिया में सनातन संस्कृति के रूप में स्थापित करने और उसको प्रभावी ढंग से उसकी विभिन्न विधाओं के माध्यम से आगे बढ़ाने में सफल हुई है। बता दें कि राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी की 65 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। यहाँ पर 1.5 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था है। इसके प्रांगण के 3 हेलीपैड और एक विशाल म्यूजियम भी है। म्यूजियम में 5 गैलरियां और लाइव वीडियोज हैं। परिसर में 8 बड़े ब्लॉक, म्यूजियम ब्लॉक, कैफेटेरिया, मेडिटेशन सेंटर, एमपी थिएटर और 5 टॉयलेट ब्लॉक निर्मित किए गए हैं। यहाँ विभिन्न रैलियां, जनसभाओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बिना यातायात की समस्या के आयोजित किया जा सकेगा, क्योंकि ये क्षेत्र शहर की भीड़भाड़ से दूर है। आपको बता दें कि गोमती नदी के किनारे बने इस राष्ट्र प्रेरणा स्थल का निर्माण लगभग 232 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। प्रेरणा स्थल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 25 दिसंबर 2025 को अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती यानी सुशासन दिवस के अवसर पर किया जाएगा। यह स्थल न केवल पर्यटन का केंद्र बनेगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए राष्ट्रवाद और सेवा की प्रेरणा का स्रोत भी होगा। इन मूर्तियों का निर्माण उन्हीं प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार का और माटूराम के आर्ट सेंटर्स द्वारा किया गया है, जिन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जैसी कृतियों पर काम किया। पूरे क्षेत्र में पार्किंग की सुविधा को प्राथमिकता दी गई है। अंदर और बाहर हजार वाहनों की क्षमता वाली 2 बड़ी पार्किंग तैयार की गई है। इसके अलावा 4 दीवारी के बाहर भी 1000 वाहनों के लिए पार्किंग बनाई गई है, ताकि बड़े आयोजनों की किसी तरह की व्यवस्था न हो। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। स्पेशल रिपोर्ट में बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।